हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और ये है आपका चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे, है ना। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को बूस्ट बूस्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंटिन्यूएशन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल का कंटिन्यूएशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है। एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारी एटीपी प्रोडक्शन होने लगेगी, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कुछ चीजें हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। टीसीए साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हमेशा तैयार रहिएगा क्योंकि आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। नोट डाउन कर लीजिए। मैंने हम आपको हमेशा कहा है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखिएगा और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, क्योंकि हर चीज आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे जैसे वीडियो चलता है। क्योंकि अगर हर चीज आप लिखना शुरू कर दोगे तो फिर आप वीडियो पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी नोट्स बनाते जाइए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वो नोट्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि लास्ट स्टेप है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का। So ETC is the final step in the aerobic respiration. It is an oxygen dependent process. Okay, यहाँ हमने इसका नाम दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये काम होता है। तो यही यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और कहाँ होता है? हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा इलेक्ट्रॉन चेन का प्रोसेस होता है। हमने टीसीएस साइकिल देखा था जहां हमने प्रोडक्ट्स बनाया था कि NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब टीसीएस साइकिल में। टीसीएस साइकिल में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं NADH एंड FADH2। मैंने आपको वही बताया था कि ये जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, अपने साथ इलेक्ट्रॉन को रख लेते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाते हैं। वहां जाके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। अपने पास जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रखा है ना उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, उसके बीच में हर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाते जाते मूव होते होते फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो NADH और FADH2 के पास था वो बहुत सारे कैरियर्स के पास पास होते होते आपके ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन कर लेने का मतलब है उसके पास हाइड्रोजन चला जाता है। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, उसका मतलब है दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग के लिए आता है और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, आपका फाइनल वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक का आने का इस सफर को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम इसे ही कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आना चाहिए। ठीक है, तो वाटर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको टीसीएस साइकिल में रिलीज होता है ना। मैंने आपको सिखाया था टीसीएस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है, तो वाटर में यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है।
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वेरियस कैरियर्स causes लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा मूव होते जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी लूज हो जाती है, उस एनर्जी से ही हमारी एटीपी बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम कन्वर्ट्स रेडॉक्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। हमारी NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन का रिमूवल को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी इससे रिमूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल को ही हम ऑक्सीडेशन करके कहते हैं। तो NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन से हमारी इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो जाती है। इसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसकी वजह से हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है। इन अ प्रोसेस उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब हम उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डेप्थ में पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम, इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। Most of the ATP generated during aerobic catabolism of glucose is not generated from glycolysis and TCA cycle। तो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, उससे हमारा एटीपी जनरेशन बहुत ही कम होता है। मगर हम देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 32 एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है। तो कहाँ से होता है ये? ग्लाइकोलिसिस से तो सिर्फ 2 मिलते हैं एटीपी हमारे लिए, है ना। तो बाकी सारे एटीपीज हमारे टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलता है। एक्चुअली बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब NADH एंड FADH2 जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके रखते हैं ना टीसीए साइकिल में, उनसे उनसे ही हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम इस प्रोसेस में डेफिनेटली पढ़ेंगे। So it is derived from a process, okay, that begins with moving of electrons through a series of electron transporters। तो electrons NADH और FADH2 से निकल के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के बीच में चलते रहते हैं और अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत सिंपल है, ये एक स्टोरी है। ओके, पाथवेज बेसिकली स्टोरीज होते हैं, उन्हें आप लोग स्टोरी की तरह समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो क्या होता है, TCS साइकिल में आपका NADH और FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। अभी ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन मतलब H+ आयॉन्स है ना, वो निकल जाते हैं, उनमें से निकल जाते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है ताकि वो NAD और FAD में बदल जाए। ओके, तो ये जो NAD और FAD बदल रहा है वो अगेन रिसाइकल हो जाता है TCA साइकिल के लिए। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज हुए हैं, जो रिमूव हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NAD और FAD, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास होते जाके फाइनली हमारे वाटर मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में, जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर जो है इस प्रोसेस में वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, in aerobic respiration the final electron acceptor is the molecular oxygen, while in anaerobic respiration there are other acceptors like sulfate। Okay, the electron flow takes place in 4 large protein complexes that are embedded in the inner mitochondrial membrane। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन्हें हम रेस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके कहते हैं। एज द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि TCA साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और
NADH और FADH2 भी इस TCA साइकिल में ही प्रोड्यूस होता है, जो कि मैट्रिक्स में आपको आ जाता है। फिर वहां से उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाना होगा, जो कि नजदीक में ही है ना। ये है मैट्रिक्स और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो आपके मैट्रिक्स से आपका जो NADH और FADH2 है वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि नजदीक है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो TCA साइकिल से जो NADH FADH2 प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा, कहाँ से, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जाएगा, जो कि पास पास में ही है। इस डायग्राम में आपको पता चल जाता है कि यह मैट्रिक्स और यह है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Okay, so as the citric acid cycle takes place in the mitochondria, the high energy electrons are present within the mitochondria. मतलब NADH और FADH2 के पास ही वो है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, कहीं और नहीं है। ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। As a result, the electron transport chain in eukaryotes also takes place in the mitochondria. आपको पता चल गया है कि क्योंकि TCA साइकिल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होता है, जो कि पास पास होते हैं। क्योंकि TCA साइकिल में एक स्टेप होता है जहां सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, वो कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है हमारा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है। इसलिए अगर TCA साइकिल को चलना है आगे तो उसके लिए एंजाइम्स जो है ना वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसलिए क्योंकि हमारे FADH2 और NADH जो बन रहे हैं TCA साइकिल में, वो जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, तो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसलिए इन दोनों प्रोसेस को नजदीक में ही होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? क्यों क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ही जगह में, पास पास वाली जगह में होते हैं? क्योंकि क्रेब्स साइकिल को कैरी आउट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है। और दूसरी वजह है कि क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, है ना, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इस दो प्रोसेस होने के लिए इन दोनों को नजदीक में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मगर आपको अगर नहीं पता हो तो हम अभी कवर कर देंगे और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऑडियंस बहुत डिफरेंट रेंज के हैं, जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, जो बेसिक्स में अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हमें सभी को सिखाना है, सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाना है, इसलिए हम बेसिक से ही चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जिन लोगों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, जो बेसिक्स को देख के डगमगा जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप बेसिक्स भी समझ लो, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स बने हैं ना उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। तो वरी नॉट, ठीक है, आपको कोई भी वरी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ हूँ आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपके लिए गेट एग्जाम इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो बहुत सारे फोल्डिंग्स में फोल्डेड होता है, उसके पास बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। तो ये देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारी फोल्डिंग्स में रहता है, इसके लिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं, उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए उसको बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा एरिया चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स होना चाहिए कि किसी भी एरिया को इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, तो आप उसमें फोल्डिंग्स ला सकते हैं। अगर आप उसमें फोल्डिंग्स ला दोगे तो उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है ना। फोल्डिंग्स जितनी ज्यादा हो जाती है उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, ताकि बहुत सारे रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सके। बहुत सारे रिएक्शंस पार्टिसिपेट करने होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए, इसलिए आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, उसको हम क्रिस्टे करके कहते हैं।
देयर आर टू कंपार्टमेंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द मैट्रिक्स, ये जो ब्लू कलर का रीजन है ना, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर माने बीच का, ठीक है। Outer membrane is highly permeable to ions. It contains enzymes necessary for citric acid cycle, while the inner membrane is impermeable to various ions and contains uncharged molecules. आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का, वो हाईली परमेबल होता है, मतलब इजिली उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स और आयन्स पास हो सकते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं टीसीए साइकिल का, वो थोड़ा परमेबिलिटी कम होता है, वो इम्परमेबल होता है आयन्स और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। उसके पास बहुत सारे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इनर मेम्ब्रेन के पास, और एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होता है इनर मेम्ब्रेन के पास। तो आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है बता देता है कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ठीक है। The number of electron transport chain in mitochondria depends on the location and function of the chain. आपको ये बात मतलब क्लियर होनी चाहिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके पास जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनते हैं, वो सिर्फ एक नहीं होता, सिर्फ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है और आपकी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। उस सेल की जो फंक्शन है और लोकेशन है, इसकी वजह से आपको पता चलता है कि उस माइटोकॉन्ड्रिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। इन द लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर में 10,000 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। हार्ट में आपके बहुत ज्यादा, लिवर से भी 3 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ कि लोकेशन और फंक्शन ऑफ द सेल के हिसाब से उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं, और जिस सेल में एटीपी की नेसेसिटी, एटीपी की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स को आप ले लो, तो हार्ट तो कंटिन्यूअसली पंपिंग करता रहता है ना, ब्लड को पंप करता रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, वर्क करता रहता है। तो उसको वर्क करने के लिए कंटिन्यूअसली बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, बहुत सारी एटीपी की जरूरत है। तो हार्ट मसल सेल में आप देखोगे तो बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही आपकी एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, और वो भी किस वजह से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। इसीलिए हार्ट की जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। लिवर में देखोगे तो उसके लिए भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, उसमें 10,000 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मतलब उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसमें 10,000 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और आप देखोगे आपके हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में तो 30,000 सेट्स होंगे, 3 टाइम्स एज दैट ऑफ लिवर होता है। 30,000 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उस सेल में एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा है, उस सेल में एटीपी की नीड बहुत ज्यादा है। एटीपी ज्यादा है, ज्यादा चाहिए, तो आपको एटीपी प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, और एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है आपकी एटीपी सिंथेसिस को। इसीलिए जिस सेल में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उस सेल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सेट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर माने बीच, बीच की मेम्ब्रेन के स्पेस, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो अंदर होता है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एरिया होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ
आपका TCA साइकिल होता है, ठीक है। TCA साइकिल वही होता है। और आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कॉम्प्लेक्सेस। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि वन ऑन वन, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, इसलिए हम उसे चेन करके कहते हैं, चेन की तरह काम करते हैं। ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट। उसके पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, या फिर हम इसे NADH रिडक्टेस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को हम क्या कहते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, या फिर NADH रिडक्टेस भी कहते हैं। और ये एक प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है। ये एक प्रोटॉन पंप होता है। क्या होता है पता है? हमारा जो TCA साइकिल में NADH बना था ना, वो यहाँ आ जाता है, यहाँ आके ऑक्सीडाइज होके NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? इस कॉम्प्लेक्स 1 में जाते हैं, और वहां से Q के पास चले जाते हैं। Q क्या होता है? कोएंजाइम Q होता है, इसका नाम है यूबिक्विनोन, ठीक है। जो NADH ऑक्सीडाइज होके उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला था, वो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जाता है, और वहां से Q के पास चला जाता है, कोएंजाइम Q, जिसका नाम है यूबिक्विनोन, ठीक है। और इस प्रोसेस में जहां इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, बहुत सारे कैरियर्स के थ्रू, इस प्रोसेस में आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाती है, और जिसके वजह से कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से निकाल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है, ऐसे पंप कर देता है जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। और ये जो NADH की ऑक्सीडेशन हुई थी, उसकी वजह से वो NAD+ बना देता है, और ये जो NAD+ है ना ये जाके रिसाइकल हो जाता है, हमारे TCA साइकिल के लिए यूज हो जाता है। NAD+, मैंने आपको TCA साइकिल पढ़ाते समय कहा था कि ये NAD+ को रिसाइकल भी होना होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिसाइकल होता है। तो ये है आपकी कॉम्प्लेक्स 1 की इंफॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स 2 की इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं सक्सिनेट रिडक्टेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं सक्सिनेट रिडक्टेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको अगर TCA साइकिल यहाँ याद आ रहा हो, तो TCA साइकिल में एक स्टेप होता है जहां सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, ओके। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, उस स्टेप में आपको एक एंजाइम की यूज होती है, उसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और वो एंजाइम हमारा कॉम्प्लेक्स 2 ही बनाता है, ठीक है। इसी साइकिल में एक स्टेप आता है जहां सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्जन होता है। उस स्टेप में एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमारा कॉम्प्लेक्स 2 बनाता है, ओके। और इस स्टेप में FADH2 की प्रोडक्शन होती है। FADH2 कहाँ जाता है? स्ट्रेट अवे कॉम्प्लेक्स 2 में चला जाता है, ओके। जैसे NADH की ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स 1 में हुई, तो FADH2 की ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स 2 में होती है, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। FADH2 से ऑक्सीडेशन होके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, वो भी कोएंजाइम Q, जो कि यूबिक्विनोन है, उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो FADH2 यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ था, वो बन जाएगा FAD, जो अगेन रिसाइकल होके आपके TCA साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 2 एक प्रोटॉन पंप नहीं है, तो इसके द्वारा आपकी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होगी, ओके। अभी हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेस, या फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेस, ओके। ये है आपके कॉम्प्लेक्स 3 का नाम, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपकी जो यूबिक्विनोन बना है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके साइटोक्रोम C के पास जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती जाती है,
क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपकी प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाता है, यहाँ से प्रोटॉन इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और आपकी जो इलेक्ट्रॉन है ना साइटोक्रोम सी के पास चली गई, ओके, यहाँ, ठीक है। यहाँ से अब वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास चली जाएगी। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या कहते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज करके कहते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज करके हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। और ये जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के पास, जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसका मतलब क्या है, उसके पास हाइड्रोजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन को हम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करके कहते हैं, और इसके बाद हमारी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाती है। तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज यूज होता है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना है, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना है, क्या क्या में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल जाता है टीसीएस साइकिल में, और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है आपकी, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस प्रोसेस में 2 H प्लस आयोन्स की पंपिंग हो जाती है, 2 H प्लस आयोन्स आपके मैट्रिक्स से बाहर पंप हो जाता है, ठीक है। यही है आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं ये आपको और एक बार बताती हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, वो एक प्रोटॉन पंप होता है, इसके पास NADH आ जाता है, NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है टू NAD+, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कोएंजाइम Q के पास। इस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमारी मैट्रिक्स से, 4 प्रोटॉन हमारी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्लेक्स 2, जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट रिडक्टेज। सक्सिनेट रिडक्टेज में क्या होता है, हमारा FADH2 आ जाता है, FADH2 की ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारी सक्सिनेट रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 2 में, और वो FAD बन जाता है, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे Q के पास चला जाता है। इसमें जो NAD और इसमें जो FAD बना है वो अगेन TCA साइकिल के पास चला जाता है, ठीक है। और दूसरी एक खासियत होती है कॉम्प्लेक्स 2, उसके पास एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो एंजाइम सक्सिनेट और फ्यूमरेट कन्वर्जन में यूज होता है, ठीक है। ये बस इतना ही है, और ये प्रोटॉन पंप नहीं है। थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे तो थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक प्रोटॉन पंप होता है, यहाँ से जो क्यों है ना, यूबिक्विनोन से जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास चले जाते हैं, उस प्रोसेस में 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाता है, इस डायरेक्शन में पंप हो जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है, ऑक्सीजन उसको रिड्यूस करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ओके। और इससे 2 H+ की पंपिंग हो जाती है, इससे 2 H+ की पंपिंग हो जाती है। आप इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देख रहे हैं, हर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स को हमारे मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता जा रहा है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 बहुत सारे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स माने H+ आयॉन्स को मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होती जा रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसीलिए क्या करेगा, हमारे पास दूसरा एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 करके कहेंगे, उसको हम कहते हैं F0 F1 ATPase या फिर ATP सिंथेस। ये क्या करता है, जो भी बहुत सारे प्रोटॉन्स हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है ना, उसको अगेन मैट्रिक्स के अंदर ही पंप कर देता है, मैट्रिक्स के अंदर ही पंप कर देता है। जैसे जैसे वो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स के अंदर पंप करता है, एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। यही है आपकी स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बता दिया है। अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या होता है, कहाँ होता है। बस इसमें
थोड़े थोड़े से डिटेल्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू इसलिए बताया क्योंकि आपको स्टोरी की आउटलाइन समझ में आनी चाहिए। आप हर पाथवे को स्टोरी की तरह पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो स्टोरी ही होता है ना। तो कॉम्प्लेक्सेस, उसके नाम, उसके नंबर ऑफ प्रोटीन्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में अभी हम इसमें बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, उसके पास 46 प्रोटीन्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसके पास FMN और FEOS होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब ये है कि आपका जो NADH की ऑक्सीडेशन होती है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स FMN के पास जाते हैं, उसके बाद FES के पास जाते हैं, उसके बाद कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स 2, उसका नाम है सक्सिनेट रिडक्टेज, जिसके पास 5 प्रोटीन्स होता है। वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B या फिर FES, ओके, आयन सल्फर सेंटर्स के पास वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, ओके। यहाँ से कोएंजाइम Q के पास चले जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, उसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। जो कोएंजाइम Q है ना, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पास हो जाता है साइटोक्रोम BH, साइटोक्रोम Bl, साइटोक्रोम C1 और आयन सल्फर सेंटर्स। ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है और ये 11 प्रोटीन्स का है। फिर इससे यहाँ जो FES सेंटर है ना, वहां से क्या होता है, साइटोक्रोम C है ना, ये साइटोक्रोम C है, यहाँ से आपके कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है और कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओके। ये बना होता है 13 प्रोटीन से। साइटोक्रोम C से आपका प्रोटीन कहाँ जाता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से कहाँ जाता है, साइटोक्रोम A में जाता है, फिर साइटोक्रोम A3 में जाता है, फिर कॉपर A और कॉपर B में जाता है। ये सब प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो इन बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ओके। इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते फाइनली आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जहां ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर में, ओके, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो पहले क्या होता है इसमें, NADH से आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आया था वो जाता है FMN के पास, वहां से FES के पास, फिर चला जाएगा कोएंजाइम Q के पास जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनोन। नेक्स्ट क्या होता है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 आता है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो क्या होता है, साइटोक्रोम B और FES के पास चला जाता है, वहां से कोएंजाइम Q के पास चला जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, जो कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते हैं साइटोक्रोम B और उसके बाद साइटोक्रोम C के पास। फिर कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और कॉपर के पास जाते हैं, वहां से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जहां ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। उसका मतलब है ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन अपटेक कर लेता है और वाटर फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। ये है आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, उनके नाम, उनके पास कितने प्रोटीन्स है और उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है अभी उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जिसे कहते हैं हम NADH रिडक्टेज या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। It has enzyme like iron, sulfur and FMN. Okay, FMN का मतलब है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। In this NADH is converted to NAD+, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स FMN में जाता है, फिर वहां से आयन सल्फर में जाता है, फिर वहां से कोएंजाइम Q के पास चला जाता है। और ये जो NAD+ प्रोड्यूस हुआ है ना, ये TCA साइकिल में अगेन री एस्टैब्लिश हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है आपका सक्सिनेट Q रिडक्टेज, ओके। इसमें क्या होता है, FADH2 इसके पास चला जाता है, जहां FADH2 की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है FAD+ में, और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, आपके कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं, जो कि हम कहते हैं यूबिक्विनोन, ओके। और इसका जो FAD बना है ना, ये अगेन मतलब TCA साइकिल में चला जाता है। आपका कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स मिला है ना कोएंजाइम Q के पास, वहां से इसकी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाती है साइटोक्रोम C के पास, ठीक है।
साइटोक्रोम सी के पास इसकी ट्रांसफर हो जाती है। कैसे कैसे हो जाती है, पहले वो साइटोक्रोम बी में जाएगी, फिर वो साइटोक्रोम सी में जाएगी। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहां आपको मिलेगा साइटोक्रोम A3 और कॉपर, जिनके बीच में और आयरन सल्फर, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होते होते फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, उसके पास चला जाता है। ओके, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में, जिसका मतलब है आपकी जो ग्लूकोज है ना, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो ये है आपका दूसरा डायग्राम जिसमें बताया गया है, ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, जहां से आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना NADH और FADH2 से, वो चले जाते हैं कोएंजाइम Q के पास, वहां से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है, वहां साइटोक्रोम C से आपके कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला जाता है, वहां से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास चला जाता है और ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर में फॉर्म हो जाता है। इन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन्स को पंप करते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। इसकी वजह से यहाँ प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होती है, और उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जितने भी ज्यादा प्रोटॉन्स है उसको हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगेन दोबारा पंप करना होगा। कैसे पंप करेंगे हम, एटीपी सिंथेस, माने F0 F1 एटीपीएस या फिर एटीपी सिंथेस की वजह से हम उस प्रोटॉन्स को पंप करेंगे इसके अंदर। जैसे ही प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पंप होता जाता है, आपकी एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दूसरा पिक्चर है जो यही बात बताता है। मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इतनी बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और आपके ब्रेन में जाके बैठ जाए। ठीक है, F0 F1 एटीपीएस या फिर एटीपी सिंथेस की वजह से आपकी जो H+ आयॉन्स यहाँ बहुत ज्यादा है ना, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वहां से मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। जैसे आपके H+ अंदर मूव होती है, आपकी एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है जो आपको समझा रहा है। ठीक है, और ये आपका मास्टर स्लाइड है जिसमें सारे के सारे प्रोसेस आपको बताए गए हैं विथ इनहिबिटर्स। आपको ये इनहिबिटर्स को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि आपको गेट एग्जाम में इन इनहिबिटर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, और कॉम्प्लेक्स 5 जो कि एटीपी सिंथेस या फिर F0 F1 एटीपीएस है, जिसमें से H+ आयन अंदर आता है, उसके साथ साथ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये एडीपी है, एडीपी प्लस पीआई गिव्स एटीपी। ठीक है, अभी इसको इनहिबिट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रोटिनोन, रोटिनोन याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। रोटिनोन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देता है। मेलोनेट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट कर देता है। एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट कर देता है। अजाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है। ओलिगोमाइसिन कॉम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट कर देता है। तो ये है आपके सारे इनहिबिटर्स, रोटिनोन, मेलोनेट, एंटीमाइसिन ए, अजाइड एंड ओलिगोमाइसिन। रोटिनोन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। मेलोनेट कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट करता है। एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट कर देता है। अजाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है। ओलिगोमाइसिन एटीपी सिंथेस को इनहिबिट कर देता है। ये मास्टर डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको अगर रिवीजन करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस डायग्राम को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा। इस डायग्राम में आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हर एक प्रोसेस इन डिटेल में है, साथ साथ उसके एंजाइम्स जो भी यूज हो रहे हैं और उसके सब यूनिट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में है। इसमें ये भी बताया गया है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है जो रिड्यूस हो जाता है वाटर में। ये H2O नहीं, वाटर है। ठीक है, और इसमें आपके पास इनहिबिटर्स के बारे में है। आप इस स्लाइड को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपकी रिवीजन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की करनी हो तो इस स्लाइड से आप मतलब रिवीजन कर लो, क्योंकि इसमें आपकी प्रोसेस कंप्लीटली है।
हर चीज इसमें बताया गया है, हर कॉम्प्लेक्स का नाम बताया गया है, उसकी सब यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि, और ये भी बताया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसपोर्ट होते जा रहे हैं। उसके साथ इनहिबिटर्स भी इसमें बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने एटीपीज आपके बन रहे हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ग्लाइकोलिसिस से तो आपके 2 एटीपी बन रहे हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं उससे 5 एटीपीज बन रहे हैं क्योंकि 2 एनएडीएच है। फिर टीसीएस साइकिल में 2 जीटीपी है, उसका मतलब 2 एटीपी, 6 एनएडीएच से 15 एटीपी बन रहे हैं, 2 एफएडीएच2 से 3 एटीपीज बन रहे हैं। अगर आपको कोई पूछे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बन रहे हैं तो आपको बताना होगा 32 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है। NADH generates more ATP than FADH2. For every NADH molecule that is oxidized, 10 H plus ions are pumped into the intermembrane space. This yields about 3 ATPs. याद रख लीजिएगा, 10 H plus ion पंप करता है NADH, उसके लिए 3 ATP प्रोडक्शन हो जाती है। फिर FADH2 की जो पंपिंग होती है 6 H प्लस को पंप करता है, उसके वजह से आपके पास 2 ATP आ जाती है। तो टोटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास आ जाता है 32 ATPs। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने तो इस लेक्चर में आपको ईटीसी बहुत बार रिपीट कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। रेपिटेशन क्या होता है, रिवीजन। मैंने आपको पढ़ा भी दिया और रिवीजन भी करा दिया इस एक लेक्चर में। तो आप क्या कीजिए, आप पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करिए और इसको रिपीट करते जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसा